ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही अजीब सी बात है ना? क्या? लोग महीनों यहाँ तक कि सालों लगा देते हैं चार्ट पैटर्न सीखने में, इंडिकेटर समझने में और दुनिया भर की खबरें पढ़ने में। हाँ, ये तो है। लेकिन फैबियो वैलेंटिनी के इस दस्तावेज ट्रेडिंग का मानसिक खेल जीतना को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग पूरी तरह से गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है। ये दस्तावेज कहता है कि ट्रेडिंग मतलब 20% रणनीति और 80% मनोविज्ञान का खेल है। 80%? हाँ, 80%। और हम सब उस 20% के पीछे भागते रहते हैं, ये सोच करके कोई ऐसी जादुई रणनीति मिल जाएगी जो कभी फेल ही ना हो, जिसे होली ग्रेल कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन असलियत ये है कि ऐसी कोई रणनीति है ही नहीं। असली खेल तो बाजार को समझने का नहीं, बल्कि खुद को समझने और संभालने का है। और ये ही आज हमारी चर्चा का मकसद है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सफल ट्रेडर बनने की ये दिमागी यात्रा आखिर है क्या। ये सिर्फ चार्ट देखने से कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें मानसिकता को पूरी तरह बदलना पड़ता है। मतलब बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़कर संभावनाओं के साथ काम करना सीखना पड़ता है। बिल्कुल। और ये बदलाव रातों रात नहीं आता। इसके लिए एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें अपनी भावनाओं को पहचानने से लेकर घाटे को स्वीकार करने और अनुशासन को आदत बनाने तक के कई पड़ाव हैं। इसी को दस्तावेज में आंतरिक परिवर्तन कहा गया है। हाँ, और यही असली काम है। तो चलिए इसी आंतरिक परिवर्तन की परतों को खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है ये सोचना कि हर ट्रेड सही होना चाहिए। हाँ, ये एक जाल है जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है। 2-3 ट्रेड में घाटा होते ही उन्हें लगता है कि उनकी रणनीति ही खराब है और वो कुछ नया ढूंढने लगते हैं। हाँ, जिसे स्ट्रैटेजी हॉपिंग कहते हैं। और ये असफलता की गारंटी है। गारंटी। बिल्कुल। यहाँ पर बड़ी संख्याओं का नियम काम करता है, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी कहते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। इसे समझने के लिए आप कसीनो का उदाहरण लीजिए। कसीनो हर बाजी नहीं जीतता, कई लोग जीतते भी हैं। सही बात है। लेकिन कसीनो को पता है कि हजारों बाजियों के बाद संभावनाएं उसके पक्ष में हैं और अंत में वो मुनाफे में ही रहेगा। एक सफल ट्रेडर भी कसीनो की तरह सोचता है, जुआरी की तरह नहीं। मतलब एक अच्छी रणनीति भी हो सकता है 10 में से 4 बार गलत साबित हो। हाँ, या 5 बार भी। लेकिन जरूरी ये है कि जब वह सही हो तो उसका मुनाफा उन 4-5 गलतियों के नुकसान से ज्यादा हो। बिल्कुल। पर यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। लगातार 2-3 ट्रेड में घाटा हो जाए तो हिम्मत जवाब दे जाती है। मन में शक होने लगता है कि ये रणनीति काम भी करती है या नहीं। और यहीं से असली मनोवैज्ञानिक यात्रा शुरू होती है। ये मानसिकता बदलना कोई वो स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक रोड मैप है, जिसमें 5 अहम पड़ाव बताए गए हैं। पहला है जागरूकता। जागरूकता का मतलब क्या सिर्फ अपनी गलतियों को देखना है कि मैंने यहाँ गलत एंट्री ली या वहां जल्दी निकल गया? उससे कहीं ज्यादा। जागरूकता का मतलब है अपने भावनात्मक पैटर्न को पहचानना। इमोशनल पैटर्न? हाँ, मतलब क्या आप घाटे के बाद गुस्से में आकर बड़ा ट्रेड ले लेते हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं? या फिर एक बड़ा मुनाफा होने के बाद क्या आप अति आत्मविश्वासी होकर बिना सोचे समझे ट्रेड करने लगते हैं? हाँ, ये होता है। इसके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना सबसे कारगर तरीका है। सिर्फ ये मत लिखिए कि क्या खरीदा और बेचा, बल्कि ये भी लिखिए कि उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे। कुछ हफ्तों में ही आपको अपने भावनात्मक ट्रिगर दिखने लगेंगे। ठीक है, तो पहला कदम हुआ खुद को समझना। इसके बाद दूसरा पड़ाव है स्वीकृति। मुझे लगता है इन 5 में से ये सबसे मुश्किल होगा। हारना या घाटा स्वीकार करना कौन चाहता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें। तो फिर क्या है? इसका मतलब है इस सच्चाई को स्वीकार करना कि घाटा ट्रेडिंग का एक जरूरी और सामान्य हिस्सा है। आप इसे खत्म नहीं कर सकते। जिस दिन आप घाटे से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे प्रक्रिया का एक हिस्सा मान लेते हैं, उसी दिन बाजार पर आपका भावनात्मक नियंत्रण खत्म हो जाता है। आप शांत दिमाग से फैसले लेने लगते हैं। और जो ट्रेडर हर ट्रेड को जीतना चाहता है, वो एक भी घाटा होने पर बिखर जाता है। और शायद यहीं से दूसरों को दोष देने का सिलसिला शुरू होता है। बाजार खराब था, खबर आ गई, ब्रोकर ने धोखा दे दिया। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा पड़ाव जिम्मेदारी,
सबसे अहम हो जाता है। बिल्कुल। जब तक आप बाहरी वजहों को दोष देते रहेंगे, आप कभी खुद को सुधार नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी का मतलब है अपने हर क्लिक, हर फैसले का 100% मालिक बनना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मान लीजिए आपकी पूरी रिसर्च सही है, लेकिन अचानक कोई खबर आ जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसमें आपकी क्या गलती है? उस वक्त बाजार को दोष ना देना तो लगभग नामुमकिन लगता है। सवाल बहुत अच्छा है। खबर पर आपका नियंत्रण नहीं है, ये सच है। लेकिन उस ट्रेड में आपने कितना जोखिम लिया था, ये आपका फैसला था। अच्छा। आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा था, ये भी आपका फैसला था। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रतिक्रिया और अपने जोखिम को नियंत्रित करते हैं। ओके। जब आप ये मान लेते हैं, तभी आप सीखते हैं। वरना आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि दुनिया आपके खिलाफ है। ये बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। तो जागरूकता, स्वीकृति और जिम्मेदारी के बाद चौथा पड़ाव आता है अभ्यास। उसका मतलब क्या सिर्फ और ज्यादा चार्ट देखना है? नहीं, अभ्यास का मतलब है एक अनुशासित दिनचर्या बनाना जो आपके मनोविज्ञान को मजबूत करे। जैसे कि? इसमें सुबह 10 मिनट का ध्यान हो सकता है, ताकि आप शांत दिमाग से बाजार में उतरें। इसमें अपने नियमों को बार बार पढ़ना शामिल है। इसमें अपने सफल ट्रेड्स की कल्पना करना, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, वो भी शामिल है, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। अच्छा। ये सब मिलकर आपकी भावनात्मक मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। और आखिरी पड़ाव है धैर्य, जो शायद आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। निश्चित रूप से। धैर्य का मतलब है ये समझना कि एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अपनी रणनीति पर भरोसा रखना, भले ही कुछ हफ्तों तक नतीजे अच्छे ना आए। रातों रात अमीर बनने की सोच छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देना। ये पांचों पड़ाव मिलकर एक ट्रेडर को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। ये तो हुई मनोवैज्ञानिक यात्रा की बात। लेकिन इस यात्रा में हमारी मदद करने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक मॉडल भी बताए गए हैं। मुझे मनोवैज्ञानिक पूंजी और स्वीकृति का विरोधाभास वाले विचार बहुत काम के लगे। हाँ, बहुत पावरफुल हैं ये। चलिए पहले मनोवैज्ञानिक पूंजी को समझते हैं। ये क्या है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अपनी मनोवैज्ञानिक पूंजी को आप अपनी मोबाइल की बैटरी की तरह समझिए। मोबाइल की बैटरी? हाँ, आप सुबह 100% बैटरी के साथ शुरू करते हैं। हर ट्रेड जो आप लेते हैं, हर बार जब आप तनाव में चार्ट को घूरते हैं, हर बार जब आप घाटे से परेशान होते हैं, तो ये आपकी बैटरी समझ लीजिए 5-10% कम कर देता है। और जब ये बैटरी 20% पर आ जाती है, तो फोन की तरह ही हमारा दिमाग भी लो पावर मोड में चला जाता है। एग्जैक्टली। तब हम तर्क से नहीं, बल्कि डर और लालच जैसी भावनाओं से फैसले लेने लगते हैं। सटीक। और इसीलिए नए ट्रेडर्स को दिन में 10-20 ट्रेड करने से मना किया जाता है। वो बहुत जल्दी अपनी सारी मनोवैज्ञानिक बैटरी खत्म कर देते हैं और फिर गलतियों की झड़ी लगा देते हैं। एक पेशेवर ट्रेडर जानता है कि उसकी ये दिमागी ऊर्जा सीमित है और उसे वो बहुत सोच समझकर खर्च करता है। तो इस बैटरी को बचाने का कोई तरीका है? कोई पावर बैंक? हाँ, और यहीं पर मनोवैज्ञानिक सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट आता है। सर्किट ब्रेकर जैसे घर में होता है? बिल्कुल वैसा ही। ये एक पहले से तय किया गया नियम है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका 1,00,000 रुपए का ट्रेडिंग खाता है और आपने नियम बनाया है कि एक दिन में 1% से ज्यादा का नुकसान नहीं लेंगे। ठीक है, यानी 1,000 रुपए। हाँ, तो आपका सर्किट ब्रेकर हुआ 1,000 रुपए का नुकसान। जिस पल आपका कुल नुकसान 1,001 रुपए पहुंचता है, आप सिर्फ अपना ट्रेड बंद नहीं करते, आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही बंद कर देते हैं। पूरा प्लेटफॉर्म ही बंद? हाँ, अगले दिन तक उसे खोलते भी नहीं। ये तो बहुत कठोर अनुशासन है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद अगला ट्रेड मेरे सारे नुकसान की भरपाई कर दे। और यही सोच उन्हें बड़े नुकसान की तरफ ले जाती है। सर्किट ब्रेकर आपको उसी भावनात्मक जाल में फंसने से बचाता है। ये आपकी मनोवैज्ञानिक पूंजी को पूरी तरह खत्म होने से पहले ही बचा लेता है। ये तो बहुत ही काम की सलाह है। अब बात करते हैं उस दूसरे मॉडल की, स्वीकृति का विरोधाभास। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, कुल उल्टा है। सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत ये सोचकर करते हैं कि मुझे आज 5,000 रुपए कमाने ही हैं, तो आप पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा घाटा भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। आपको लगेगा कि आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं और इस हड़बड़ी में आप गलत फैसले लेंगे। समझ गया। इसके बजाय अगर आप दिन की शुरुआत ये स्वीकार करते हुए करते हैं कि आज घाटा भी हो सकता है और ये खेल का हिस्सा है,
मेरा काम सिर्फ अपने नियमों का पालन करना है, नतीजा जो भी हो। तो आप दबाव मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। जब घाटा होता भी है तो आप शांत रहते हैं क्योंकि आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। तो विरोधाभास यह है कि नुकसान की संभावना को पूरी तरह स्वीकार कर लेने से असल में नुकसान से बेहतर तरीके से निपटने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे लंबी अवधि में मुनाफे की संभावना भी बढ़ जाती है। ये वाकई बहुत गहरा है। ये उम्मीदों के प्रबंधन का खेल है। अवास्तविक उम्मीदें ही भावनात्मक अस्थिरता की जड़ हैं। और इन सब आदतों को बनाने के लिए एक बहुत ही खास नंबर का जिक्र किया गया है, 66 दिन। हाँ, यहां तक बाबा किया गया है कि अगर कोई ट्रेडर अपनी दिनचर्या जैसे जर्नल लिखना, नियमों का पालन करना को लगातार 66 दिनों तक नहीं निभा सकता तो उसका लंबी अवधि में असफल होना लगभग तय है। लेकिन 66 दिन का ये आंकड़ा कुछ ज्यादा ही सटीक नहीं लगता। क्या ये हर किसी के लिए एक जैसा हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये 66 दिन का आंकड़ा एक औसत है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक अध्ययन से आया है। अच्छा, कोई स्टडी है इसके पीछे? हाँ, उन्होंने यह अध्ययन किया था कि किसी नई आदत को पूरी तरह से स्वचालित बनने में कितना समय लगता है। किसी को 50 दिन लग सकते हैं, किसी को 80, लेकिन औसत 66 दिन के आसपास था। तो मतलब 66 का नंबर जरूरी नहीं है? नहीं, यहाँ मुद्दा 66 का नहीं है। मुद्दा है लगातार और स्वचालित होने का। मतलब जब तक आपका अनुशासन आपकी आदत ना बन जाए तब तक आप सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे चल रहे हैं, और इच्छा शक्ति भी हमारी मनोवैज्ञानिक पूंजी की तरह ही सीमित होती है। बिल्कुल। पहले कुछ हफ्ते आपको खुद को जबरदस्ती जर्नल लिखने या सर्किट ब्रेकर का पालन करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, लेकिन 66 दिनों के लगातार अभ्यास के बाद ये आपकी आदत बन जाती है। और ये कैसे होता है? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होता है। आपका मस्तिष्क इन कामों के लिए एक नया और मजबूत रास्ता बना लेता है। फिर ये काम करना उतना ही आसान हो जाता है जितना रोज सुबह ब्रश करना। आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। और शायद यही पेशेवर और शौकिया ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। पेशेवर अपनी आदतों के दम पर चलता है, जबकि शौकिया अपनी भावनाओं के दम पर। सही कहा। और ये आदतें तभी बनेंगी जब आपके पास एक मजबूत ढांचा हो, जैसे हर ट्रेड में एक जैसा जोखिम लेना, जिसे पोजीशन साइजिंग कहते हैं, ताकि कोई एक ट्रेड आपको बर्बाद ना कर दे। और अपनी रणनीति को बाजार में उतारने से पहले उसका बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करना, ताकि आपको उस पर पूरा भरोसा हो। बिना भरोसे के आप 66 दिन तक टिक ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? मुझे लगता है सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि सफल ट्रेडिंग बाजार को मात देने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को अनुशासित रखने के बारे में है। दूसरा, ये अनुशासन रातों रात नहीं आता। इसके लिए जागरूकता, स्वीकृति, जिम्मेदारी, अभ्यास और धैर्य की एक मनोवैज्ञानिक यात्रा से गुजरना पड़ता है। तीसरा, अपनी दिमागी एनर्जी यानी मनोवैज्ञानिक पूंजी को बचाना सबसे जरूरी है, और इसके लिए सर्किट ब्रेकर जैसे ठोस नियमों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि भावनाएं आप पर हावी ना हो। और आखिरी बात, अनुशासन को एक स्वचालित आदत बनने में औसतन 66 दिन का लगातार और केंद्रित अभ्यास लगता है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह आदत बनाने का खेल है। ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसा मानसिक किला बनाती हैं जो एक ट्रेडर को बाजार के उतार चढ़ाव में शांत और तर्कसंगत बनाए रखता है। दस्तावेज का अंत एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ होता है, द स्पिलओवर इफेक्ट। मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा इनाम है। जो अनुशासन, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण आप ट्रेडिंग में सीखते हैं, वो धीरे धीरे आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगता है। जैसे कि आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपकी सेहत सुधरती है, आप ज्यादा शांत और केंद्रित इंसान बनते हैं। मतलब ये सिर्फ एक वित्तीय गतिविधि नहीं है, ये तो एक तरह से खुद को बेहतर बनाने की ट्रेनिंग है। बिल्कुल। और ये हमें अंतिम निष्कर्ष पर लाता है कि बाजार एक आईने की तरह है। ये आपको नहीं हराता, ये सिर्फ आपकी कमजोरियों और ताकतों को आपके सामने उजागर कर देता है। हाँ, ये हमेशा आप बनाम आप ही होता है। सफलता बाजार को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि बाजार की हरकतों पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में है। ये एक बहुत गहरा विचार है, और ये सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है। अगर ट्रेडिंग हमारी आंतरिक आदतों और अनुशासन का आईना है, तो क्या हमारा बैंक बैलेंस भी अनजाने में हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी अनुशासित या अनुशासनहीन आदतों का ही आईना है?